हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चला रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है यूपीएसआई के लिए, होम गार्ड के लिए, कांस्टेबल के लिए और इवन बाकी एग्ज़ाम्स जिनमें जीके जीएस लगभग आता ही है वनडे एग्ज़ाम में सब में। तो सभी के लिए क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस एक एग्ज़ाम में आए हों, सपोज़ अगर कोई यूपीएसआई का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो ज़रूरी नहीं है वो किसी और एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो बेहतर है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अगर उसमें जीके जीएस आता है तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आपको मिल सकते हैं देखने को अपने एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपनी इस सीरीज़ के आज के 40 क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं यूपीएसआई के ही एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी की धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना है। ये हमारा मूल विधि के सीआरपीसी सेक्शन से है, मेरा मतलब है भारतीय नागरिक न्याय संहिता से। तो ऑप्शन नंबर 1 है 154 धारा, ऑप्शन नंबर बी है धारा 134, ऑप्शन सी है धारा 174 या ऑप्शन डी है धारा 164। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर ऑप्शन नंबर ए। और इसका जो वो फैक्ट है इसके पीछे वो भी दिया हुआ है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के अनुसार थाना प्रभारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार करना, मतलब एफआईआर तैयार करना, या फिर कोई आपको बोल के कोई जानकारी देता है तो उसको लिखित में अपने पास सुरक्षित रखना, ये अधिकार है एक थाना प्रभारी का। और इसकी जो डिटेल है वो आपको सीआरपीसी की धारा 154 में दे रखी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धारा 154। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है। यानी जो हमारा मानव अधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को हटाने का जो अधिकार है वो किसे प्राप्त है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए राज्य के राज्यपाल को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या केंद्रीय गृह मंत्री को, या भारत के राष्ट्रपति को। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करें तो इसमें कॉमन सेंस सी बात है कि राज्य मानव अधिकार आयोग में भारत के मुख्य न्यायाधीश का कोई रोल नहीं होता। तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। इसके बाद ऑप्शन है सी केंद्रीय गृह मंत्री, गृह मंत्री का भी कोई रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अब बात रह जाती है या तो राज्य का राज्यपाल हटा सकता है या भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो इन दो ऑप्शन में से आपको पता होना चाहिए इस चीज़ को कि जो हमारे मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य जो होते हैं उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए प्रावधान दिया गया था। किस में प्रावधान दिया गया था? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, या राज्य मानव अधिकार आयोग, या जिला मानव अधिकार आयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मानव अधिकार न्यायालय। तो इसके जो राइट ऑप्शंस हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए, बी और डी। ए, बी, डी का मतलब है यहाँ पे राष्ट्र मानव अधिकार आयोग,
ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग भी होता है, जिला मानव अधिकार आयोग कोई नहीं होता। इसके बाद मानव अधिकार न्यायालय भी होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जिला मानव अधिकार आयोग जैसी कोई चीज़ नहीं है। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक केस पूछा गया है इसमें। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा केस था, कौन सा मामला था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 6:5 के निर्णय द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए अधिकार नहीं है। मतलब विधायिका के पास अधिकार नहीं है आपके मौलिक अधिकारों का समाप्त करने का या फिर उन्हें सीमित करने का। किस केस में ये बात कही थी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में ये मामला, मतलब कौन से केस में ये बात कही थी कि विधायिका के पास आपके मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये केस था हमारा ऑप्शन ए है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के केस में कहा था, या केशवानंद भारती बनाम केरल केस में कहा था, या गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के केस में कहा था, या शंकरी प्रसाद सिंह देव नाम भारत संघ के केस में कहा था। तो इसका फैक्ट हमने नीचे दे रखा है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में, यानी 1967 का जो केस है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 6:5 ये वकीलों बेंच का रेशो दे रखा है, यानी टोटल 6 में से 5 वकीलों ने सहमति दी थी इस बात पे कि बहुमत निर्णय द्वारा ये अभी निर्धारित किया कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने का अधिकार नहीं होगा। यानी 6 जजों की पूरी बेंच थी, जिसमें से 5 जज ये फैसला दिए थे कि विधायिका के पास आपके मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने का अधिकार नहीं है। तो ये केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भारत की किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालय और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की थी। यानी किस राज्य सरकार ने 2005 में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की थी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है राजस्थान, बी है पश्चिम बंगाल, सी है तमिलनाडु और डी है महाराष्ट्र। इनमें से कौन सी राज्य सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने 2005 के तहत जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने 2005 में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, मोटर वाहन अधिनियम नहीं है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम है। यानी मोटर वाहन अधिनियम में 2019 में जो संशोधन किया गया था, उस संशोधन की बात कर रहे हैं। इस संशोधन के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघन के जुर्माना राशि रुपए है। मतलब जो नए जो आजकल की एज की जनरेशन है, वो अगर यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो उनका जुर्माना कितना है, ये पूछा जा रहा है इसमें। ऑप्शन ए दे रखा है 2000, ऑप्शन बी दे रखा है 25,000 प्लस 3 साल की जेल, ऑप्शन सी है 5,000 रुपये और ऑप्शन डी है 10,000 रुपये। तो यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2019 से जो जुर्माना तय हुआ है वो है 25,000 प्लस 3 साल की जेल 2019 के संशोधन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा
में पाई जाती है। अब कौन सी धारा में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को शॉर्ट में रासुका भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका की किस धारा में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन आपका। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी कह रहा है धारा 10 के तहत, ऑप्शन सी कह रहा है धारा 9 के तहत, या फिर धारा 12 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धारा 11 के तहत एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है तहसीलदार के पास किस चीज़ की शक्ति है? ये ऑप्शंस हैं नीचे। ऑप्शन ए है संबंधित गांव की पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना। ऑप्शन बी है स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फैसले अड़ंगल पहानी के अनुसार उगाई गई है फसलें। इसके बाद ऑप्शन सी है अनाधिकृत अतिक्रमण गैर सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। मतलब तहसीलदार हमारा जो है वो कौन कौन से काम कर सकता है गांव में जाके। पहला काम है अड़ंगल या पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करने का काम कर सकता है या जांचने का। दूसरा है जानकारी हासिल करने का कि क्या फसलें अड़ंगल या पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। और ऑप्शन सी है अनाधिकृत अतिक्रमण गैर सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। मतलब कौन कौन से काम हैं जो तहसीलदार के अंडर में आते हैं। और यहाँ पे ये जो अड़ंगल या पहानी का मतलब ये है कि ऋतु के हिसाब से, मतलब कौन सी फसल किस टाइम करनी चाहिए। जैसे जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अगर हम धान की फसल करें तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से मतलब जो फसलें उगाई जा रही हैं वो मौसम के हिसाब से हैं या नहीं हैं, बस ये चीज़ जानना, मतलब इसकी जांच करना, इसको सत्यापित करना, इसका हक तहसीलदार को है या नहीं है, इसकी शक्ति तहसीलदार के पास है या नहीं है, बस यही पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो क्या क्या काम कर सकता है तहसीलदार? तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है बी का मतलब हो गया कि स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि फसलें अड़ंगल के पहानी के अनुसार उगाई गई हैं या नहीं। मतलब क्या तहसीलदार सिर्फ इसकी जानकारी हासिल कर सकता है या इसके लिए और भी कोई प्रावधान कर सकता है। और इसका ऑप्शन नंबर बी है कि जो सी स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं। ऑप्शन सी में कह रहा है ए स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन डी में कह रहा है ए सी और बी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे ये जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं ये तीनों ही सही हैं। तहसीलदार सत्यापित कर सकता है, जांच कर सकता है, जानकारी हासिल भी कर सकता है, और गैर सरकारी या जो अतिक्रमण वगैरह होता है उसके अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण भी कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बी और सी जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो तहसीलदार हमारा ये तीनों ही काम कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। मतलब यदि सरकार आपसे आपकी कोई भूमि ले रही है तो उसका कितना मुआवजा आपको मिलना है, उस भूमि की बाज़ार में कीमत क्या है, ये सारी चीज़ों का आकलन कौन कर सकता है? ग्राम प्रशासनिक अधिकारी कर सकता है, या समाहर्ता जिला अधिकारी कर सकता है, उप पंजीयक कर सकता है, या तहसीलदार कर सकता है। किसके पास शक्ति है कि इस जो भूमि वो सरकार अधिग्रहण कर रही है उसका कितना मुआवजा दिया जाए, ये तय करना किसका काम है? तो इसके पीछे एक फैक्ट भी दे रखा है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 26
के अनुसार अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण समाहर्ता यानी जिला अधिकारी हम डीएम को भी कहते हैं। तो ये काम जो है हमारे डीएम का होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी जिला अधिकारी करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेष अधिकार का अभाव। नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें से विशेष अधिकार का अभाव किस शब्द का अंतर है। जैसे समानता है, बंधुता है, स्वतंत्रता है, संप्रभुता है। तो अर्थ पूछना चाह रहा है इसका। इसके लिए फैक्ट भी है नीचे। फैक्ट है प्रस्तावना में दिए गए शब्द समानता का तात्पर्य है राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना। अतः समानता का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है। मतलब कहने का ये है, समानता का मतलब होता है सबके लिए एक बराबर अधिकार, और जब सबके पास एक बराबर अधिकार है तो मतलब किसी के पास कोई भी विशेष अधिकार नहीं है, और अभाव ना होने को ही कहते हैं। अगर सब में समानता है तो किसी के भी पास कोई भी विशेष अधिकार नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो इस हिसाब से इसका आंसर नंबर ए राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा से समझा दे रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि ये जो शब्द दे रखे हैं चारों, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता और संप्रभुता, ये जो चारों शब्द दे रखे हैं इनमें से कौन से शब्द का अर्थ है कि आपके पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। मतलब अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों में हमने कोई भी चीज़ मान लो समान तरह से बांटी है, तो मतलब किसी को भी कुछ स्पेशल नहीं दिया है। और क्वेश्चन वही पूछना चाह रहा है, अगर कहीं पे भी समानता है तो मतलब वहाँ पे किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं समझा जा रहा है, सबको एक बराबर समझा जा रहा है। और जब सबको एक बराबर समझा जा रहा है तो मतलब उसका यही हुआ कि दूसरे शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च है। मतलब भारत में हिसाब से सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है। उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर है, तो ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भारत में सर्वोपरि यानी सबसे ऊंचा कौन है। तो सबसे ऊंचा उच्चतम न्यायालय होता है, संसद होती है, प्रधानमंत्री होता है, या संविधान होता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारे संविधान में जो कुछ भी लिखा है वो एक तरह से पत्थर की लकीर है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता और ना ही उसमें फेर बदल कर सकता है। कहते हैं वो संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो हमारे भारत देश के लिए संविधान हमारा सर्वोपरि है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, आप सभी ने पॉलिटी में मौलिक अधिकार पढ़ रखे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमारी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा के केस में हमें 25 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए।
और राष्ट्रपति के केस में हमारी जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और अगर बात करें राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए तो 30 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए हमें। सॉरी, टिक लगाना। तो ऑप्शन हमारा 30 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? अरे यार, दोस्तों थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा क्योंकि डिस्टरबेंस की वजह से बार बार वीडियो को पुश करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कहना चाह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? यानी सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात, मतलब डायरेक्टली अगर कहा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन पूछ रहा है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम संभावित संख्या कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश दोनों की संख्या मिलाकर पूछी गई है। तो इसमें एक जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो 33+1 का कॉन्सेप्ट होता है। 33+1 का मतलब है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं इसमें। तो इसके हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 34। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो आपका राज्य का लोक सेवा आयोग है, यानी स्टेट पीसीएस की जो वो है आयोग है, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, या राज्य का राज्यपाल करता है। तो दोस्तों जब बात राज्य के लोक सेवा आयोग की आती है तो जाहिर सी बात है नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है उसी को राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 352 के तहत घोषणा की जाती है राष्ट्रीय आपात की। यानी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति जी से कहता है कि राष्ट्रपति जी अब इस राज्य का शासन संभालना मेरे बस की बात नहीं है, अब आप ही आके इसमें शासन करो। तो अनुच्छेद 352 के तहत ये घोषणा की जाती है कि किसी भी राज्य में कब, ये पूरे राज्य में या राज्य के किसी हिस्से में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ का सारा शासन जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन है 74वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, या 51वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का जो
राइट आंसर होगा वो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 1992 में पारित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया था? यानी नीति निर्देशक, DPSP आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से कॉपी किए गए हैं। तो वही पूछना चाह रहा है कि 2011 के 97वें संविधान संशोधन से जो भारतीय संविधान में कौन सा नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था? पहला दे रहा है कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना, दूसरा दे रहा है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, तीसरा है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, चौथा है पर्यावरण की रक्षा या सुधार करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियां सूजन के लक्षण दिखते हैं? यानी हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, उनमें सूजन किस रोग के कारण आती है? तो मोतियाबिंद, ये तो आँखों का रोग है, और आँखों में थोड़ा ही ना होती हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस से ही आप लोग कई ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे पहला मोतियाबिंद आँखों की बीमारी है, तो इसमें सैलिवरी ग्लैंड से कोई कनेक्शन नहीं होगा। इसके बाद कोरोनरी धमनी, यानी जो हार्ट की वेन्स होती हैं उनसे रिलेटेड है, तो इसमें भी सैलिवरी ग्लैंड्स का कोई काम नहीं है। ये है परिशोध, इसमें भी सैलिवरी ग्लैंड्स का कोई काम नहीं है। अब लास्ट वाला बचता है कंठमाला, यानी गलगंड रोग, जिसमें पूरा गर्दा सूज जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए है 1336, ऑप्शन बी है 1346, 1356 या 1367। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है तुर्की, तुर्की में नहीं। ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ब्रिटेन में तो बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी है USA, और ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसकी स्थापना आयरलैंड में भी नहीं हुई थी। तो ऑप्शन सी यानी अमेरिका, जहां गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है